नमस्कार, रियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। राजपूत काल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम मालवा के परमार और पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रतिहार वंश, चंदेल वंश, चौहान वंश और गुजरात के चालुक्य वंश को पढ़ा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमार वंश को। परमार वंश जो है प्रतिहारों के सामंत मालवा के परमार 10वीं सदी में स्वतंत्र शासक बने। हम जब प्रतिहार पढ़ा रहे थे तो वहाँ हमने बताया कि महिपाल के समय प्रतिहारों की जो शक्ति थी क्षीण होने लगी और उस वक्त जो है सामंती शक्तियों का उदय हुआ। 4 महत्वपूर्ण सामंती शक्तियों का उदय हुआ, जिसमें शाकंभरी के चौहान थे, बुंदेलखंड के चंदेल थे, गुजरात के चालुक्य थे और मालवा के परमार थे। उपेंद्र नामक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की, लेकिन परमारों की वास्तविक शक्ति का उदय वाकपति मुंज के समय हुआ। यानी मालवा के परमारों का जो वास्तविक संस्थापक था वो वाकपति मुंज था। वाकपति मुंज के बारे में पढ़ते हैं। इसने जो है कल्याणी के चालुक्य शासक तैलप द्वितीय को 6 बार पराजित किया और 7वीं बार में तैलप द्वितीय से हार गया। इसके बाद तैलप द्वितीय ने इसे कारागृह में बंदी बना के डाल दिया, जहां इसे तैलप द्वितीय की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। मृणालवती ने इसे धोखे से मरवा दिया। वाकपति मुंज के दरबार में पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक और शोभन जैसे विद्वान रहते थे। पद्मगुप्त का नाम परिमल गुप्त भी था और इसकी रचना का नाम नवसहसांक चरित है। नवसहसांक चरित जो है ये सिंधु राज की जीवनी है, जो अगले शासक थे सिंधुराज, उनकी जीवनी है। धनंजय की रचना का नाम दश रूपक है और धनिक और शोभन की रचना का नाम काल निर्णय है। अगले शासक जो हैं वो है सिंधुराज। सिंधुराज ने 994 से 1010 तक शासन किया। यह वाकपति मुंज के छोटे भाई थे, जिसने अपने बड़े भाई की हत्या का बदला लेते हुए चालुक्य के शासक सत्याश्रय को पराजित कर दिया। अभी हमने पढ़ा नवसहसांक चरित सिंधुराज की जीवनी है। नवसहसांक चरित आखिर था क्या? तो नवसहसांक जो था वो सिंधुराज की उपाधि थी। अगले जो शासक थे वो थे भोज परमार। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक भोज परमार, जो 1010 से 1055 ईस्वी तक शासन किए। इन्होंने सांस्कृतिक सम्राट के रूप में अपनी पहचान बनाई। उदयपुर प्रशस्ति में इन्हें जो है कविराज कहा गया। इन्होंने धारा को अपनी राजधानी बनाया, साथ में इसे सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भी विकसित किया। भोज परमार ने धारा में भोज नगर की स्थापना की और भोजशाला नामक विद्यालय बनवाया। इसी विद्यालय में भोजराज ने वाग देवी की प्रतिमा की स्थापना करवाई। वाग देवी की प्रतिमा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। वाग देवी की प्रतिमा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में दी जाती है, ये इसी भोजशाला विद्यालय में थी। भोजराज स्वयं एक संस्कृत का विद्वान था और इसने कई सारी रचनाएं की हैं। इसकी रचनाओं के नाम युक्ति कल्पतरु है। इसका जो विषय है वो नाव बनाने की कला इसमें दिया हुआ है। दूसरी जो रचना है सरस्वती कंठाभरण है, इसका विषय संगीत है। अगली रचना आयुर्वेद सर्वस्व है, जो चिकित्सा से संबंधित है। समरांगण सूत्रधार इसकी अगली रचना है, जो स्थापत्य कला से संबंधित है। और तत्व परीक्षा, जो कि शिव पूजा से संबंधित है। तो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो भोज ने स्वयं इसकी रचना की थी। भोज परमार के लिए एक कहावत प्रसिद्ध है जो हम सब ने सुनी है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। 1055 ईस्वी में चालुक्य के शासक भीम प्रथम और कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण ने जो है भोज परमार को मार दिया। और तभी किसी ने कहा था, अधधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडितः खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। अर्थात आज भोजराज के दिवंगत होने से धारा नगरी निराधार हो गई, सरस्वती बिना आलंब की हो गई। इसके अलावा भोज परमार को एक चंदेल शासक ने पराजित किया। आप कमेंट बॉक्स में उस चंदेल शासक का नाम बताएंगे जिसने भोज परमार को पराजित किया था। हमने पढ़ाया था। तो इस तरह से हमने मालवा के परमार वंश को समाप्त किया। अब हम अगले वंश की तरफ चलते हैं, जो कि है पाल वंश। बंगाल का पाल वंश, इसके जो संस्थापक थे वो थे गोपाल। गोपाल ने जो है 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की।
अगले जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो हैं धर्मपाल। ये वही धर्मपाल हैं जिन्हें प्रतिहार शासक वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष में हराया था, जो कि कन्नौज को लेकर हुआ था। धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने विक्रमशील और उत्तरापथ स्वामी की उपाधि ग्रहण की। धर्मपाल ने 3 बौद्ध शिक्षण संस्थान भी स्थापित करवाए। कौन कौन से वो बौद्ध शिक्षण संस्थान हैं? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ये बिहार में है। उदंतपुरी विहार, ये भी बिहार में है। और सोमपुरी विहार, ये भी बिहार में है। अगले जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो हैं देवपाल। इन्होंने 810 ईसा से 850 ईसा तक शासन किया था। इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे देवपाल। इसने दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित मलाया के शासक बालपुत्र देव के कहने पर 5 गांव नालंदा विश्वविद्यालय को दान में दिया था। देवपाल की उपाधियों की बात करें तो देवपाल की उपाधियां निर्वाण नारायण और परम सौगत थी। निर्वाण नारायण और परम सौगत। परम सौगत उपाधि बौद्ध धर्मावलंबी की होती है। अगले जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो महिपाल प्रथम हैं। महिपाल प्रथम ने 980 से 1038 तक शासन किया। इसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहा गया है, क्योंकि चोल राजा ने जो है पाल वंश की शक्ति को कमजोर कर दिया था, तो इसने जो है पाल वंश का दोबारा से उत्थान किया, इसलिए इसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। महिपाल प्रथम ने अतिशाह दीपंकर श्री ज्ञान को तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा था। इसने तिब्बत में लामा मत का प्रचार किया, जो तांत्रिक संप्रदाय है, और दलाई लामा इस धर्म के प्रधान हैं आज। पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया एवं बौद्ध धर्म के सहजयान नामक तांत्रिक संप्रदाय को अपनाया। दाया भाग के लेखक जिमुतवाहन पालों के ही दरबार में 12वीं सदी में आए थे। तो इस तरह से हमने आज 2 वंश मालवा के परमार और पाल वंश को खत्म किया। अगले वीडियो में हम दक्षिण भारत की 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच जो स्थिति रही है, उनमें कौन कौन से वंश आए, उनके विषय में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।